पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 4 दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारी रैम है, दिस रैम, ठीक है, तो जो भी हमारी रैम है उसको मैनेज करना ही कहलाता है, हम मेमोरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्लस जो रैम और जो हमारी हार्ड डिस्क स्टोरेज है, यानी डिस्क स्टोरेज जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज, उससे कैसे इंटरेक्शन कर रही है उस चीज़ को भी मैनेज करना हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और रैम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जितना कुछ भी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी मिडवे रिजल्ट्स हैं, एड्रेसेस हैं, डेटा है, सब कुछ हमारा रैम में स्टोर होता है सीपीयू में आने से पहले। ठीक, तो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ठीक है, ये इसका सबसे क्रूशियल फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट करता कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इट हैंडल्स एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर मेमोरी। ये हैंडल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर की मेमोरी को। कंप्यूटर की मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी को, यानी कि रैम को। ठीक है, तो रैम को हैंडल करना, कोऑर्डिनेट करना ही हम पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, जो कैरी आउट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट एलोकेट्स प्राइमरी मेमोरी टू प्रोसेसर्स, प्रोटेक्ट्स मेमोरी। अब ये क्या क्या करता है? हमारी प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर्स को देता है, क्योंकि अगर हमें प्रोसेसर्स क्या है? हमारे रनिंग प्रोग्राम्स, तो हमारे प्रोग्राम्स को स्टोर करना है, तो इसीलिए प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, यानी प्रोसेसर्स को स्टोर कराने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं। प्लस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है? ये उस मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या? कि अगर हमारा जो प्रोसेसेस हैं, अगर मान लो कि P1 जो है हमारी रैम में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब जो P2 है वो कहीं और प्रेजेंट होगा, इसी में जाकर नहीं प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मतलब एक होता नहीं है कि स्पेस मेंटेन करके चलना, प्रोसेस 1 का स्पेस अलग, प्रोसेस 2 का स्पेस अलग, तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, एंड एंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से मेमोरी एलोकेशन करता है कि जो हमारा सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे और सीपीयू का हम एफिशिएंट यूज कर पाए। ठीक है, द गोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट का गोल ही यही है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम किस तरह से बहुत अच्छे से यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में हम पढ़ते हैं लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं? इनको हम वर्चुअल एड्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे एड्रेसेस जो सीपीयू जनरेट करता है। सी, जो हमारा प्रोसेसिंग होता है, मतलब जब हमारे प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तब जो हमारा सीपीयू है ना, वो कुछ कुछ एड्रेसेस को जनरेट करता है। तो जो सीपीयू एड्रेसेस जनरेट करता है, उन एड्रेसेस को लॉजिकल एड्रेसेस कहते हैं। ठीक है, उनको हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम, मतलब कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त जितने भी सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस निकले हैं वहाँ से, यानी कि बने हैं वहाँ से, उन सारे सेट को मिलाकर हम क्या बोल देंगे? कि वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। ठीक है, यानी कि जितने भी सेट्स हमारे लॉजिकल एड्रेसेस के बन रहे हैं एक प्रोग्राम को रन करते वक्त, जो हमारा सीपीयू बना रहा है, उनको हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट इज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? जो हमारी एक्चुअल एड्रेसिंग होती है, जो हमारा रैम होता है उसमें जो हमारा डेटा है वो बाइट्स बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। बिट्स मतलब बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बिट्स इज नोन एज बाइट्स, है ना, तो इसीलिए बाइट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो हर एक बाइट का, ये जो हर एक बिट का, बेसिकली हर एक बिट का एड्रेस प्रेजेंट होता है। फिजिकल एड्रेस एक होता है हर एक बिट का, मतलब उस लोकेशन, उस बिट के लोकेशन पर पहुंचने का जो एड्रेस है वो सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो एक्चुअल एड्रेस जो रैम पे है, जो रैम पे बने हुए हैं एड्रेसेस, ठीक है, बिट्स के, उन एक्चुअल एड्रेसेस को हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ये एड्रेसेस जो है वो हमारे मेमोरी यूनिट खुद बनाता है, रैम को बनाता है ना, रैम के अंदर वो मेमोरी यूनिट खुद बनाता है। ठीक है, मतलब एड्रेसेस जनरेटेड बाय रैम, रैम से जो एड्रेसेस निकलते हैं उनको हम बोल देते हैं फिजिकल एड्रेसेस, जो सीपीयू से निकलते हैं उनको हम बोल देते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। ठीक है, द एड्रेस लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी, मतलब जो एड्रेसेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में रखे जाते हैं, जो एक्चुअल मेमोरी के होते हैं, उनको हम बोल देते हैं फिजिकल एड्रेसेस। अब इनका सेट कहलाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस, जितने भी फिजिकल एड्रेसेस हैं, ठीक है, उन करस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल एड्रेसेस। देखो अब इनको मैपिंग करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अगर हमारा ये लॉजिकल एड्रेस है और ये हमारा फिजिकल एड्रेस है, तो इन दोनों को करस्पॉन्ड करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है इन लोगों की। ठीक है, तो जितने भी सेट होते हैं फिजिकल एड्रेस के, जो किसी ना किसी लॉजिकल एड्रेस को मैप्ड कर रहे होते हैं, उनको हम बोल देते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, अभी ये मैपिंग हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे होती है। अब हम आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में। ठीक है, तो द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसेस, यानी कि जो हमारा वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होता है, या फिर हम वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस निकालते हैं,
वो हार्डवेयर डिवाइस मतलब हमारा एक डिवाइस करता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना। तो द एमएमयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। तो ये हमारा एमएमयू का काम होता है। तो प्राइमरी फोकस एमएमयू का क्या होता है कि उसने सीपीयू से जो भी लॉजिकल एड्रेस आया है, एमएमयू क्या करेगा, उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करके हमें दे देगा, ठीक है। ये हमारा काम होता है एमएमयू का मोटा मोटा। इसके बाद भी एमएमयू का बहुत सारा काम होता है, जैसे कि मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी सेगमेंटेशन, ट्रेसिंग को कंट्रोल करना, फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करना। ये सारा जो मैनेजमेंट वाला वर्क है ना, वो भी एमएमयू ही करता है। बट मेनली ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब स्वैपिंग देख लेते हैं। स्वैपिंग क्या होता है कि जब हम पेजिंग पढ़ेंगे या फिर जब हम पार्टीशनिंग पढ़ेंगे, है ना, जब वो सब हम पढ़ेंगे तो स्वैपिंग कहाँ पे होता है? जो हमारा डिस्क होता है, डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज मतलब कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं इनएक्टिव। जब एक्टिव होते हैं तब वो रैम में आ जाते हैं, पर जब वो इनएक्टिव होते हैं तो हार्ड डिस्क पे पड़े रहते हैं, मतलब अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज में ही कुछ जगह जो होती है, कुछ जगह उसको हम बोलते हैं कि वो स्वैप स्पेस है। स्वैप स्पेस कहने का मतलब अभी देखते हैं। अब मान लो कि ये रैम है, ठीक है, ये डिस्क स्टोरेज थी, ये रैम है, ठीक है। अब रैम में क्या होता है कई बारी कि जो हमारे प्रोग्राम से आकर के लोड हो गए, सारे सारे प्रोग्राम्स आकर लोड हो गए, ठीक है। अब इतने सारे प्रोग्राम्स जो इसमें आकर लोड हो गए हैं, अब इससे हमारी जो रैम है वो फिल हो गई। बट मान लो कि अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम आया है, पी प्रोग्राम आया है, जिसकी प्रायोरिटी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जगह तो पहले से ही भरी हुई है। मतलब कि यहाँ से अब क्या होगा कि कोई प्रोग्राम, मान लो कि प्रोग्राम नंबर 2, अगर ये प्रोग्राम नंबर 2 जो है वो लो प्रायोरिटी का है, तो क्या करेगा हमारा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस P2 को फिर से उठा के जो है यहाँ पे रख देगा। कहाँ पे? स्वैप स्पेस ऑफ डिस्क स्टोरेज पे, वहां पे रख देगा और इस P3 को यहाँ ले आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, P3 जो ज्यादा जरूरी था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और P2 जो है वापस से डिस्क स्टोरेज में चला गया, ठीक है। अब जो P2 है अब फिर से, तो ये हो गई स्वैपिंग, हमने स्वैपिंग कर दी। जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस था उसको वापस से यहाँ कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्वैप इन, ठीक है, स्वैप आउट, ठीक है। और कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को जो है हमने स्पेस दिला दी रैम में, इसको बोलते हैं स्वैप इन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि sometimes the space in RAM got filled, so our OS does what, it pick up the low priority process from the RAM and take it back to the disk storage in the swap space of the disk storage, and it takes some जो मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो डिस्क स्टोरेज से उठा के वो रैम मिला देता है, ठीक है। तो ये डिस्क स्टोरेज और रैम का काम है, ओके। इन दोनों के बीच में प्रोसेसेस की जो है स्वैपिंग होती रहती है, इस चीज को स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिसमें वेयर अ प्रोसेस कैन बी टेम्परेली स्वैप्ड आउट ऑफ द मेन मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर कहने का मतलब डिस्क, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, स्वैप स्पेस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ओके, ठीक है। देन बॉट बैक, फिर क्या होगा कि जैसे ही हमारा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो अभी आया था वो फिनिश हो जाएगा, तो फिर से मेन मेमोरी में जो हमने प्रोसेस उठा लिया था वो फिर से मेन मेमोरी में लाके रख देंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूशन जो होगा उसका कंटिन्यू हो जाएगा। दिस अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर प्रोसेसेस दैट कैन फिट इन मेन मेमोरी एट वन टाइम। ये क्या करता है, हमारे ओएस को अलाउ करता है कि स्वैपिंग के थ्रू तो एक टाइम पे रैम में एक से ज्यादा मोर एंड मोर प्रोग्राम्स को जो है रन करा सकते हैं स्वैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा स्वैपिंग था। अब बैकिंग स्टोर क्या है? बैकिंग स्टोर फास्ट डिस्क है। फास्ट डिस्क मतलब कि ये स्वैप स्पेस है किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज की, ठीक है। To accommodate copies of all memory images for all users provide direct access to these memory images, ठीक है। तो बैकिंग स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसको हम स्वैप स्पेस भी कहते हैं। ये डिस्क स्टोरेज का एक अलग से डिफाइंड एरिया होता है, इसमें हम जो फ्रीक्वेंट स्वैप इन स्वैप आउट है ये प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। स्वैप इन क्या होता है कि हमने मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को उठा लिया। स्वैप आउट होता है कि हमने मेन मेमोरी से प्रोसेस को उठा लिया और बैक स्टोर में जाके रख दिया, ठीक है। स्वैप इन क्या होता है कि बैक स्टोर से प्रोसेस उठाया और मेन मेमोरी में रख दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेन मेमोरी से प्रोसेसेस उठाते हैं और बैक स्टोर में रख देते हैं तो उसको हम स्वैप आउट कहते हैं। अब बैक स्टोर से प्रोसेस जो है वो उठाया हमने मेन मेमोरी में रख दिया तो उसको स्वैप इन कहते हैं, ठीक है। और इसी में से कुछ कुछ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू में जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम था। अब आता है कॉन्टिगुअस एलोकेशन। कॉन्टिगुअस को हम कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारा प्रोग्राम है, मान लो जो हमारा प्रोग्राम P1 है वो 4 MB का है, मतलब 4 MB जगह लेगा वो, ठीक है, रैम में 4 MB जगह लेगा।
तो कंटिन्यूअस एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रैम है उसमें ये कंटिन्यूअसली 4 MB उठा के सेक्शन जो है वो ले लेगा 4 MB, ठीक है। ये नहीं है कि 3 MB इधर लिया और 1 MB इधर ले लिया, नो, जहां भी स्टोर होगा एक साथ ऑल टुगेदर स्टोर होगा। तो कंटिन्यूअस एलोकेशन को हम क्या कहते हैं कि जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑल टुगेदर स्टोर किया गया है, ठीक है। तो इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ अ मेमोरी, मतलब कंटिन्यूअस लोकेशन होती है मेमोरी की, वहां पे जो है हमारा प्रोसेस कंटेन किया जाता है, ओके। दिस मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि जितने भी पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम है वो सब ऑल टुगेदर एक ही सिंगल जगह पर रखे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अनब्रोकन ब्लॉक्स होंगे, यानी अनब्रोकन ब्लॉक्स मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी, सिंपली, है ना। नाउ अब कंटिन्यूअस एलोकेशन होता कैसे है, तो इसको हम पा सकते हैं दो पार्टीशनिंग की हेल्प से। पार्टीशनिंग मतलब कि जब हम अपने रैम को प्रोग्राम्स के पार्ट्स से एलोकेट कराते हैं तो हम पार्टीशंस बना देते हैं अपने रैम के, ठीक है, कि भाई ये पार्टीशन इस पार्ट के लिए, ये पार्टीशन इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो अब फिक्स पार्टीशनिंग क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो फिक्स पार्टीशनिंग देखेंगे अब कि मान लो हमारा जो मतलब प्रोग्राम से P1 P2 ये सब कुछ आ गए, ठीक है। इसमें फिक्स पार्टीशनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रैम को ही फिक्स्ड पार्ट्स में तोड़ देते हैं, फिक्स्ड साइज में, ठीक है। तो अगर ये मेरी रैम है, ठीक है, तो इसको मान लो मैंने फिक्स्ड तोड़ा है और वो सारे साइज ऑफ जो होंगे, साइज ऑफ पार्टीशन ये सेम होंगे, मतलब मान लो कि 4-4 MB का मैंने सब कुछ तोड़ा है, ठीक है, मतलब 4-4 MB के 4 पार्ट्स में मैंने रैम को डिवाइड कर दिया, ओके। अब मेरे कुछ प्रोग्राम्स है, मान लो कि P1 है जिसकी साइज है 2 MB, ठीक है। P2 आया जिसकी साइज है 5 MB, ठीक है। देन P3 आया तो जिसकी साइज है 4 MB, ठीक है। इस तरह से हमारे प्रोसेस 3 आए और पार्टीशन ये हमने बना दिए। अब क्या होगा कि P1 जो है इसने देखा कि 2 MB लगेगा इसको, तो इसने इस 4 वाले में से, अब देखो 4 में आ जाएगा ना ये, तो इसीलिए इस P1 को हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन देखो 2 MB ही यूज होगा, यानी 2 MB जो है 4 MB से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट हो गया ना। अब हमने P2 देखा, P2 को 5 MB चाहिए, पर जो हमारे पार्ट्स है वो 4-4 MB के। हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूअस एलोकेशन है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि 4 यहाँ रख दें और 1 यहाँ पे जाके स्टोर कर दें, नो, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 5 MB वाला प्रोसेस इसके अंदर जा ही नहीं सकता, नो, इसलिए जाएगा ही नहीं। अब P3 पे आते हैं, P3 को 4 MB चाहिए, ठीक है, तो ये 4 MB आया, इसने P3 ने ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि कोई P4 आएगा जिसको 3 MB चाहिए, तो उसने 3 MB यूज कर ली, पर 1 MB जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो P4 यहाँ पे आ गया। मान लो ऐसे ही P5 आया जिसको 1 ही MB चाहिए था, अब उसने 1 MB यहाँ का यूज कर लिया, बाकी सारा MB वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स पार्टीशनिंग होता है कि हमने मेमोरी जो है हमारी रैम उसको फिक्स्ड पार्ट्स में, सेम साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन अपना कर लिया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब पार्ट के अंदर भी पार्ट बन जाता है। कैसे, देखो P1 को 2 MB चाहिए था, 2 MB वेस्ट हो गया, तो ये 2 MB का पार्ट बन गया वहां पे, है ना, और वो भी किसके अंदर, एक पार्ट के अंदर। तो एक पार्ट के अंदर पार्ट बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका केस था। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये इसका पूरा केस था, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। In fixed partitioning, the main memory is divided into fixed number of partitions at system startup, ठीक है। जैसे ही मतलब इसमें पहले से ही हमारा जो मेमोरी है उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ये हम समझ गए। ईच पार्टीशन हैज फिक्स्ड साइज, हर पार्टीशन का सेम साइज रहेगा, ओके। अ प्रोसेस कैन बी लोडेड इन एनी पार्टीशन दैट इज लार्ज इनफ टू होल्ड इट, और हमारे प्रोसेसेस जो है वो लोड करा दिए जाते हैं पार्टीशंस में, किस तरह से कि जो पार्टीशन लार्ज इनफ है, मतलब जो पार्टीशन में जो प्रोसेस आ सकता है उसको रखो, अगर नहीं आ सकता तो वो प्रोसेस डिनाइड, उसको स्पेस नहीं मिलेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट था ना। इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। कैसे, जो भी प्रोसेस आया उसको हमने मैच किया अपने पार्टीशन वाले साइज से, अगर साइज जो है इनफ है तो हमने उस प्रोसेस को उतना साइज दे दिया, वो पार्ट दे दिया, ठीक है। तो ये सिंपल, ठीक है, तो ये सिंपल है। इसमें लो ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब कि इसमें बार बार हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई इन्फॉर्मेशन भी सेव नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है, कि हमारा आधा पार्ट उधर है, आधा पार्ट उधर है ना, सारे पार्ट्स एक ही पास, एक ही साइड पे है, एक ही जगह पे है, तो हमें ओवरहेड नहीं है कि हम इसकी भी डिटेल मेंटेन करके चलें कि वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ओवरहेड भी कम हो गया। बट इसके डिसएडवांटेजेस हो गए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यानी कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि
अगर प्रोसेस जो है पार्टीशन साइज से छोटा है, मान लो कि जो हमने पार्टीशन बनाए वो 4-4 MB के बनाए, पर प्रोसेस जो आया है वो 2 MB का आया है, पर पार्ट तो हमारा 4 MB का है, तो उस 4 MB में से 2 MB तो यूज हो जाएगा, पर वो 2 MB का जो पार्ट है, स्पेस है, वो वेस्ट है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जब पार्टीशंस के अंदर भी पार्ट बन जाए, कब बनता है, जब प्रोसेस जो है वो हमारा स्मॉलर साइज होता है, किसके, पार्टीशन के साइज से स्मॉलर साइज होता है हमारे प्रोसेस का तब। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली, मतलब कि मान लो कि हमने फिक्स पार्ट बना ली, 4 पार्टीशंस बनाए, तो मतलब कि एक टाइम पे 4 प्रोसेसेस ही रन हो पाएंगे, मतलब कि लिमिट हो गई कि 4 से ज्यादा प्रोसेसेस हमारे रैम में रन ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत हो गई। अब प्रोसेस लार्जर देन एनी पार्टीशन, अब मान लो कि जो हमारा पार्टीशन है 4 MB का है, पर जो प्रोसेस आया वो 5 MB का है, तो 5 MB का प्रोसेस 4 MB के पार्ट में कैसे फिट हो पाएगा, तो जो है वो हमारा 5 MB का प्रोसेस रन ही नहीं होगा। ठीक है, डिनाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये भी दिक्कत आ गई। तो ये होता है हमारा। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग का। तो जो ऊपर बनाया था वैसा भी बना सकते हैं, पर ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारी मेन मेमोरी है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 क्या 5 क्या 6 क्या, हमने पहले से ही जो भी हमें समझ में आया उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई प्रोसेस आया, तो प्रोसेस ए जितना स्पेस लेता है पार्ट 1 में से, उतना स्पेस प्रोसेस ए को दे दिया, पर जो प्रोसेस स्पेस उसने नहीं लिया उसको हम अनयूज्ड कहते हैं, जो इंटरनल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है जब हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग करते हैं। फिक्स्ड पार्टीशनिंग कंटीन्यूअस लोकेशन में हम करते हैं। ठीक है, अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने डायनामिक पार्टीशनिंग लाई, लेकिन इसमें भी देखना एक और फ्रेगमेंटेशन आने लग जाता है। ठीक है, तो डायनामिक पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हम पहले से ही पार्टीशंस नहीं बनाएंगे, हम जब प्रोसेस आ जाएगा तब उस प्रोसेस के हिसाब से पार्टीशंस बनाएंगे। ऐसा हम इसमें करते हैं। कैसा, इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारी पूरी रैम है। ठीक है, दिस इज द रैम, इसको हमने कुछ भी अभी नहीं किया है, दिस इज नॉट पार्टीशन, अभी इसमें कोई पार्टीशनिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब हमारे प्रोसेस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। P1 जो है वो हमारा 4 MB का है मान लो। ठीक है, P2 जो है वो हमारा 5 MB का है। ठीक है, P5 जो मतलब P3 जो है वो हमारा 2 MB का है। ठीक है, P6 मतलब P7 या फिर जो भी है, मतलब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका जो साइज है वो है 4 MB का अगेन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 प्रोसेसेस आए और इनका ये साइज है। ठीक, अब जैसे ही P1 आएगा, जैसे ही P1 आएगा 4 MB की जगह लेगा। ठीक है, देखो रैम में पहले से ही OS के लिए, यानी OS स्पेस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्पेस है वो अलग से ही होता है। देखो जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो जो हमारा OS है वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होता है, तो वो लोड होकर अपनी इतनी जगह मेंटेन करके चलता है, यानी इतनी जगह वो पहले से ही OS ने ले रखी है। ठीक है, अब ये जो मतलब बचा हुआ स्पेस है वो प्रोसेसर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा P1 आया, P1 आया उसको 4 MB लगता है, तो हमने एक पार्ट बना दिया किसका, 4 MB का, 4 MB का पार्ट बनाया और हमने P1 को वहां पे रख दिया। ठीक है, वो हमारा यूज हो गया। देन अगेन हमारा 5 MB का P2 आ गया, तो हमने 5 MB बनाई और P2 को भी वहां पे रख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा P3 आया, उसको 2 MB चाहिए था, तो P3 जो आया उसको 2 MB चाहिए था, उसने भी वहां पे अपना जो है काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा P4 आया जिसको 4 MB चाहिए, हमने P4 भी आया 4 MB का पार्टीशन बना के इसमें भी रख दिया। मतलब कि P1 का पार्टीशन का साइज कितना है, 4 MB। ठीक है, दिस इज 4 MB का साइज, दिस इज 5 MB का साइज, दिस इज 2 MB का एंड दिस इज 4 MB का साइज। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखो वेरिएबल डायनामिक पार्टीशनिंग की है, मतलब कि जो हमारे पार्टीशंस हैं वो जब प्रोग्राम आता है तब बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि मान लो कि जो हमारा अब P1 जो है वो एग्जीक्यूट होकर चला गया, P1 जो है एग्जीक्यूट होकर चला गया और इसने अपनी ये 4 MB की जगह जो है फ्री कर दी कि भाई अब हमें इसका काम नहीं है, फ्री कर दिया इसने। ठीक है, तो अब इसने फ्री कर दिया। नाउ ऐसे ही मान लो 4 MB इसने फ्री कर दी, एंड ऐसे ही मान लो कि जो P4 है वो भी काम अपना खत्म करके चला गया, 2 MB इसने मतलब 4 MB इसका जो था वो भी फ्री होकर चला गया। ठीक है, अब चला गया ये। अब नाउ मान लो कि हमारा कुछ एक नया प्रोसेस आया P5 जिसका साइज जो है वो 8 MB है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 4 MB फ्री है ना, दिस 4 MB इज फ्री एंड दिस आल्सो 4 MB इज फ्री, यानी कि अब कहने का मतलब क्या है कि 8 MB का आया है, तो ये दोनों जो है मतलब सफिशिएंट स्पेस है ना, 8 MB है, तो हमारे पास 8 MB, पर उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्ट जो है वो हमारा 4 ही MB का है, पार्टीशन जो है वो हमारा 4 ही MB का तो है, और जो कंटिन्यूअस लोकेशन कर रहे हैं मतलब जो भी प्रोग्राम है वो पूरा इकट्ठा एक ही जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे फ्रेगमेंट बन गए। कैसे फ्रेगमेंट बन गए कि P1 जो है वो भी एग्जीक्यूट होकर चला गया, P4 जो है वो भी एग्जीक्यूट होकर चला गया, 4 MB की जगह बच गई। अब हमारा P5 आया है, उसको 8 MB चाहिए, पर पार्ट्स क्या है 4 MB के, मतलब ये 8 MB ना ही आ जा पाएगा ना ही आ जा पाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो पार्टीशन के बाहर एक्सटर्नली फ्रेगमेंट्स बन गए हमारे अनयूज्ड स्पेस के, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
अब इसमें भी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज हो गया कि मतलब हमारा जो रैम है वो वेस्ट हो गया भाई। 4 MB का, 4 MB का इधर है, 4 MB का इधर है। अगर ये साथ में होते तो हम 8 MB पहुंचा भी सकते थे, पर अब 4 कैसे पहुंचाएंगे, कंटिन्यूअस लोकेशन है, तो ये दिक्कत हो गई यहाँ पे। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। A dynamic partitions are created dynamically as the process arrives। मतलब जैसे ही प्रोसेस आता है तब हमारे पार्टीशंस जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। The size of each partition is exactly equal to the size of the process it holds। मतलब कि जो भी हमारे पार्टीशन का साइज होता है वो कैसे डिफाइन होता है कि जितना भी प्रोसेस साइज ले रहा है उतने साइज का हमारा पार्टीशन साइज बनता है। मतलब कि हेयर जो पार्टीशन साइज होती हैं, जो पार्ट्स के साइज होते हैं पार्टीशंस के, वो इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अनइक्वल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, ओके। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जितना हमारा मेमोरी ब्लॉक यूज किया था वो हमारा फ्री हो जाता है और अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो हटा दिया, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो है ही नहीं, ओके। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी कंपेयर टू द फिक्स पार्टीशन। इसमें क्या होता है, फिक्स पार्टीशन से ज्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसमें इंटरनल नहीं आया तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ गया। मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम जो है वो लोड किए जाते हैं उसके बाद अनलोड किए जाते हैं। लोड कब किए जाते हैं, जब एग्जीक्यूशन होना है, टर्मिनेशन हो गया तो अनलोड किया जाएगा, ठीक है। तो लोड अनलोड जब होते हैं प्रोसेसेस हमारे, तो जो हमारी मेमोरी है वो फ्रेगमेंट हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, होल्स, जिनको हम होल्स कहते हैं, ठीक है। और जो कि नॉन कंटिन्यूअस होते हैं। अब देखो होल्स जो है वो नॉन कंटिन्यूअस है, पर हम जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस एलोकेशन होना चाहिए, तो ये होल्स हमारे किसी काम के नहीं रह गए, ठीक है। तो दिस कैन लीड टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज इनफ टोटल मेमोरी टू सैटिस्फाई अ रिक्वेस्ट। मतलब कि ये कंडीशन, इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी कि भाई हमारे 4 MB के होल्स थे, मतलब कि 8 MB है हमारे पास, पर 8 MB वाला प्रोसेस जो है वो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है। और ये इसकी एक और डिसएडवांटेजेस है कि ये कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट है भाई, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ही प्रोसेस आएगा तुरंत पार्टीशंस बनाने, ये थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हटाने के लिए, मान लो ये जो 4 MB के होल्स बन गए थे, 4 MB के होल्स बन गए थे, एक यहाँ बन गया था होल, एक यहाँ बन गया था, तो इन 4 MB के जो होल्स हैं इनको हम साथ में कैसे ला सकते हैं, ये साथ में कैसे आएंगे, तो इसको, क्योंकि हमें 4 MB 8 MB होता तो काम चल जाता, यानी 8 MB बनाने के लिए हम क्या करें तो वो 8 MB बनाने के लिए हम काम में लाते हैं किसको, कॉम्पैक्शन को। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो हमारे होल्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम कॉम्पैक्ट करके साथ में ला सकते हैं और फिर उनको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कॉम्पैक्शन की। इसका डायग्राम देख लेते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग का। तो मेन मेमोरी जो है वो किस तरह से टूटता है, जैसे प्रोसेस आया तो प्रोसेस वाइज टूटता है। तो प्रोसेस आया तो प्रोसेस ए के लिए जगह बन गई, प्रोसेस बी आया उसके लिए जगह बन गई, प्रोसेस सी आया उसके लिए जगह बन गई। मान लो पहले कोई प्रोसेस डी था, वो जो होकर है चला गया तो वहां पे बन गया होल, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई प्रोसेस एफ था, तो वो आया था तब तो था, लेकिन अब चला गया तो वहां पे जो फ्री स्पेस है उसका बन गया होल। तो ये जो होल्स बन गए इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो टोटली फ्री है बट इसको हम फिर भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम डायनेमिक पार्टीशनिंग जो करते हैं ये करें कैसे, कि हम किस प्रोसेस को कैसे जगह दें, मतलब इसको हम कर कैसे सकते हैं, डायनेमिक पार्टीशनिंग होती कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसमें 3 टाइप के फिट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट फिट, मतलब जैसे ही जो पहले आए, मतलब कि मान लो डायनेमिक पार्टीशनिंग ऐसे है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ होल्स हो जाएंगे, अगर जब होल्स हो जाते हैं तब हम फिटिंग कैसे करें वो देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे होल्स थे वो, मान लो यहाँ पे P1 रखा था, ठीक है, 4 MB का, ये P2 जो है काम करके चला गया तो यहाँ पे MB है, मान लो कि 5 MB फ्री स्पेस है, ठीक है, 5 MB ना। P3 रखा था 4 MB का, ठीक है। P4 है वो भी रखा है, P5 है वो भी रखा है, उसका कुछ साइज है, ठीक है। अब फर्स्ट फिट क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रोग्राम नया आया, मान लो कि प्रोग्राम 6 नया आया, ठीक है, तो जैसे ही तुम सर्चिंग शुरू करोगे, इसके अंदर रैम के अंदर सर्चिंग शुरू करोगे कि कहाँ पे है खाली स्पेस, मान लो P6 को ही चाहिए कितना, 5 MB ही चाहिए, ठीक है। तो इसको 5 MB ही चाहिए, तो इस 5 MB के लिए हमने शुरुआत की इसकी सर्चिंग, ठीक है। जैसे ही पहला अवेलेबल स्पेस मिले वैसे ही उस P6 को वहां पे अलॉट कर दो, ठीक है। आगे सर्च ही मत करो कि मिल रहा है कि नहीं। फर्स्ट फिट,
जो भी पहला होल मिले और देखो कि उस होल में 5 MB का होल है, अब ये भी 5 MB का है, कंपेयर करो कि अट पाएगा कि नहीं, मतलब कि उसमें एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। अगर एडजस्ट हो रहा है तो तुरंत जो भी पहले होल मिला है उसी होल में जाकर उस प्रोसेस को रख दो। तो ये फर्स्ट फिट का वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेस्ट फिट। इसमें क्या होता है अभी देखते हैं कि मान लो हमारी ये रैम थी, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट्स थे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे कुछ कुछ पार्ट्स थे हमारे रैम में, ठीक है। इसमें होल्स हैं, कौन कौन से होल्स हैं, मान लो कि यहाँ पे P1 आया, वो रखा हुआ है, ओके। P2 चला गया है तो उसके लिए मतलब P2 आया था लेकिन अब वो चला गया है तो ये फ्री स्पेस है। मान लो जो ये फ्री स्पेस है वो 4 MB की है, ठीक है। अब P3 था वो रखा है, कोई बात नहीं। अभी मान लो कि P4 जो भी है, P4 वो भी जो है यूज करके चला गया, मान लो उसकी 5 MB की फ्री स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से काम है। तो बेस्ट फिट में क्या होता है कि न्यूली अराइव्ड प्रोसेस जो होता है, मान लो नया नया हमारा प्रोसेस आया P6, मतलब P6 आया है, जिसकी जो लोकेशन है, मतलब जिसको क्या चाहिए, कितना प्रोसेस चाहिए, मान लो 2 MB का जगह चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट फिट क्या करता है, पहले कंपेयर करता है कि वेस्टेज कहाँ पर कम होगी, ठीक है। मतलब कि कितना कम वेस्टेज होगा, कितना छोटा हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंट बनेगा जब हमने इस P6 को जगह दे दी तब, ठीक। वो चीज इसमें हम कंपेयर करते हैं, मतलब जो हमारी खाली स्पेसेस है इनको कंपेयर करेंगे। 4 और 5 में से 2 MB को हम कहाँ रखें कि कम से कम जो है स्पेस वेस्ट हो, ठीक है। तो 2 MB को हम इस 4 वाले में रखेंगे, क्योंकि जब 4 वाले में रखेंगे तो सिर्फ 2 MB ही वेस्ट होगा, 2 MB यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस P6 को यहीं पे रख दिया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जितना भी होल्स है उस पूरे होल्स को हम कंपेयर करते हैं कि किसमें कम से कम जगह वेस्ट होगी, वहां पे जाके हम अपने न्यूली अराइव्ड प्रोसेस को रखते हैं। तो वो चीज हो गई हमारी बेस्ट फिट की, ठीक है। इसमें क्या है, वेस्टेज जो है वो कम हो जाता है। फर्स्ट होल में हम कुछ कंपेयर नहीं करते थे, डायरेक्ट जाके रख देते थे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या होती है, इसमें हम क्या देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा बड़ा वेस्टेज होगा। सबसे ज्यादा बड़ा वेस्टेज कहने का मतलब कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टेज होगी, कहाँ पे सबसे लार्जेस्ट होल बनेगा, ठीक है, उसको एलोकेट कर दो। मतलब कि मान लो कि जो हमारा P1 है वो काम करके चला गया है, तो P1 की जगह है वो खाली हो गई, ठीक है। तो P1 की अब जगह खाली हुई है, वो है मान लो कि 8 MB की, 8 MB लिए हुआ था हमारा P1, ठीक है। अब 8 MB की जगह जो है वो खाली हो गई, ठीक है। अब ये हमारा मतलब कुछ और भी P4 प्रोसेस था वो भी यूज करके चला गया है, तो यहाँ पे जगह जो है मान लो कि P4 ने ले रखी थी 5 MB, ठीक है। तो 5 MB यहाँ पे रख दिया हमने, ओके। अब वर्स्ट फिट में क्या होगा कि जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है, मान लो कि जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है वो 2 MB का है, सिर्फ 2 MB का, ठीक है। जो नया नया प्रोसेस आया है, मान लो कि P0 प्रोसेस है, वो 2 MB का है। तो वर्स्ट फिट में हम क्या करते हैं कि देखते हैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होल कहाँ पे है। लार्जेस्ट होल 8 MB का यहाँ पे है, 5 MB का यहाँ है, तो लार्जेस्ट तो 8 वाला हो गया। बस हम इस 2 MB वाले प्रोसेस को इसी लार्जेस्ट वाले होल में जाके रख देंगे, ठीक है। इसमें हम ये कंपेयर नहीं करेंगे कि किसमें कम जगह वेस्ट होगी, इसमें हम जो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट होल मिल जाए, मतलब सबसे पहले क्या, सब में कंपेयर करो, जो सबसे लार्जेस्ट होल है उसी में जाके अपना नया जो प्रोसेस आया उसको रख दो, ठीक है। तो वो हो गया वर्स्ट फिट, ठीक है। इसकी जो हेल्प होती है वो कैसे होती है कि मतलब कि चलो मान लो कि हमने लार्जेस्ट होल में रख दिया, तो इससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं बनते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं कि दिस स्ट्रेटजी ट्राइज टू लीव अ लार्ज होल रिमेनिंग। तो इस स्ट्रेटजी से क्या होता है कि लार्ज होल जो है हमारा रिमेनिंग कर जाता है, मतलब कि अब मान लो कि उस 8 MB की जगह पे हमने सिर्फ 2 MB वाला प्रोसेस डाला, मतलब कि जो स्पेस बन गया होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंट बना होगा, वो 6 MB का बन गया होगा, मतलब कि 6 MB का बहुत बड़ा सा पार्टीशन बन गया होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंट बन गया होगा, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे लार्ज लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं, फिर इनको हम कॉम्पैक्शन की हेल्प से कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो इसमें ये होगा कि हमने छोटे छोटे को कॉम्पैक्ट ना करके बड़े बड़े को कॉम्पैक्ट किया, तो जो बड़े बड़े वाले फ्रेगमेंट्स को कॉम्पैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक बड़ी सी जगह फ्री हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो इसलिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्ट फिट था। फर्स्ट फिट में जो सबसे पहले आया है, जो भी पहला हमने होल मिला है, कंपेयर किया, मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, रख दो, ठीक है। वेस्टेज ना हो, वेस्टेज हो नहीं हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बेस्ट फिट में क्या होता है, कंपेयर करो कि जिसमें सबसे कम वेस्टेज हो वहां पे जाके रखो, तो वहां पे रख दिया। वर्स्ट फिट में क्या होता है, कंपेयर करो कि जो सबसे लार्जेस्ट वाला होल है उसमें जाके रखो। अगर हम लार्जेस्ट वाले होल में जाके रख देंगे तो जो अब हमारी अनयूज स्पेस होगी वो भी एक लार्जेस्ट होल होगा, है ना, बड़ा होल होगा ना वो। तो उस बड़े होल को बाद में हम क्या करते हैं, कंपैक्शन की हेल्प से कंपैक्ट कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे फ्यूचर में जो है बहुत बड़ा सा स्पेस जो है फ्री हो जाएगा, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे फिट थे जो हम देखते हैं मेमोरी एलोकेशन में, जब हमारी डायनेमिक पार्टीशनिंग होती है तब, ठीक।
देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जो हमारे पार्टीशंस हैं या तो उनके अंदर ही फ्रेगमेंट्स बने जा रहे हैं, तो पार्टीशन के जब अंदर फ्रेगमेंट्स बनते हैं तब उनको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो फ्रेगमेंट्स है वो पार्टीशन से बाहर बन रहे हैं तो उनको हम बोल देते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये कब होता है? जब हमारे मेमोरी में इनफ स्पेस तो है, मतलब 4-4 MB करके 2 होल्स हैं, मतलब 8 MB हमारे पास फ्री तो है, लेकिन जो 8 MB वाला प्रोसेस है वो हम इसमें लाके नहीं रख सकते क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये अपना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल कब आता है? जब हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग करते हैं। एक्सटर्नल कब आता है? जब हम डायनेमिक पार्टीशनिंग करते हैं, तब हमारा एक्सटर्नल आता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेगमेंटेशंस थे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है? इसमें जो भी हमारे इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, इन सारे फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब कि इसको ऐसा प्रोसेस है कि इसमें कॉम्पैक्शन करके जो फ्री स्पेस है वो एक जगह ले आते हैं और जो यूज्ड स्पेस है वो एक जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पैक्शन होता है। ये टेक्निक है यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब कॉम्पैक्शन देखते हैं। तो कॉम्पैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? भाई देखो, कॉम्पैक्शन जो है वो हम सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में कर सकते हैं, इंटरनल में नहीं कर सकते। इंटरनल में क्यों? क्योंकि पहले से ही वो अगर मान लो कि पार्टीशन जो है वो 4 MB का है, प्रोसेस जो है वो 2 MB का आया है, तो ये 4 MB जो है ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा इंटरनल में। मतलब कि जब हमारी फिक्स पार्टीशनिंग होती है तो चाहे वो 2 MB फ्री है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स पार्टीशनिंग होती है, ठीक है। तो इसका जो मतलब काम है कॉम्पैक्शन का, वो हम सिर्फ एक्सटर्नल में ही हेल्प ले सकते हैं उसकी, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है यानी अनयूज्ड फ्रेगमेंट्स जो पड़े हैं उनको हम कॉम्पैक्ट करके एक जगह ले आते हैं, एक बड़ा सा लार्ज ब्लॉक फ्री स्पेस को कॉम्पैक्ट करके बना देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लार्ज स्पेस जो है वो फ्री हो गया, है ना। और जो हमारे प्रोसेसेस है उनको रीलोकेट कर दिया जाता है। रीलोकेट करने का मतलब कि मान लो कि इस तरह से रखा था सब कुछ, ये हमारा रैम था, इसमें क्या है ऐसे ऐसे सब रखे थे, ये P1 यहाँ रखे थे, P2 यहाँ रखे थे, P3 यहाँ रखे थे, ऐसे हमारे पार्टीशंस में ये सब रखे थे, ठीक है। तो हमें किसको किसको कॉम्पैक्ट करना है? इस वाली चीज को कॉम्पैक्ट करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, यानी इन तीनों को कॉम्पैक्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? इन P2 को और इन P3 को उठाकर यहाँ ले आएंगे, है ना। इनको यहाँ ले आए। अब ये जो फ्री स्पेसेस है, यानी ये जो फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है और ये जो फ्री स्पेस है, जब हमारे प्रोसेस सारे उठ के ऊपर चले जाएंगे तो ये फ्री स्पेस उठ के नीचे आ जाएंगी, मतलब कि हो गया ना, अब हमारी फ्री स्पेस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से होता है। तो इसमें क्या किया हमने? इन P2 और P3 को रीलोकेट किया। रीलोकेट करने का मतलब कि हमने उसको ऊपर जाके जगह दी थी, ठीक है। तो ये हम रीलोकेशन कैसे करते हैं? इनके बेस रजिस्टर्स को अपडेट करके। बेस रजिस्टर क्या होता है कि जहाँ से ये प्रोग्राम जगह लेना शुरू किया, मान लो कि 101 से ये P1 जो है जगह लेना शुरू किया है और इसने जगह ली है 201 तक, इतनी जगह इसने ली है, ठीक है। तो ये जो 101 है, ये जो स्टार्टिंग वाला एड्रेस है कि जहाँ से लोकेशन शुरू हुआ है P1 का, उसको हम बोलते हैं बेस रजिस्टर्स। मतलब वो जो लोकेशन है वो बेस रजिस्टर में स्टोर की जाती है, वो एड्रेस, बेस एड्रेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखा होता है, तो ये बेस रजिस्टर में रखा होता है। अब इसी बेस रजिस्टर यानी अब जो P2 का बेस रजिस्टर है, यानी कि ये वाला यहाँ का जो एड्रेस है, इसको हम अपडेट कर देंगे, मतलब कि बेस रजिस्टर को इसके अपडेट कर देंगे। मान लो यहाँ का एड्रेस डाल देंगे तो P2 जो है उठकर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्पैक्शन का काम कर सकते हैं, ओके। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कॉम्पैक्शन का। तो ये कुछ ऐसा होता है कि प्रोसेस ए है, होल भी यहाँ पे, फिर प्रोसेस बी है, फिर होल था, फिर प्रोसेस सी था, ठीक है। तो इस प्रोसेस ए को, प्रोसेस बी को, प्रोसेस सी को, तीनों को हम साथ में ले आए, ठीक है। इनको साथ में ले आए। आफ्टर कॉम्पैक्शन क्या हुआ? तीनों प्रोसेस साथ में आ गए। फिर ये जो होल्स है इनको भी हमने लास्ट में ये हमें लार्ज होल करके मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्पैक्शन का काम होता है। प्रोसेस सारे एक साइड, होल सारे एक साइड, होल जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो बना देंगे लार्जेस्ट होल। लार्जेस्ट होल जब बन जाएगा तो हमारे पास एक लार्ज फ्री ब्लॉक प्रेजेंट होगा जिसको हम बाद में फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेजिंग। अब हम पेजिंग करेंगे। पेजिंग में क्या होता है? इसमें ना हम अपने प्रोग्राम जो है उसको पेजेस में तोड़ देते हैं, मतलब जो प्रोग्राम है उनके पेजेस बना देते हैं। मतलब कि मान लो ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको इतना काट के पेज 1 में रख दिया हमने, ठीक है। पेज 1 में इतना चला गया ये। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने पेज 2 में रख दिया, नेक्स्ट पार्ट जो है पेज 3 में रख दिया, नेक्स्ट पार्ट जो है वो पेज 4 में रख दिया। मतलब इस पूरे प्रोग्राम को हमने तोड़ तोड़ के पेज 1 बना दिया, इसका पेज 2, इसका पेज 3, इसका पेज 4। इस तरह से हमने प्रोग्राम के पेजेस बना दिए। बन गए पेजेस। अब ये पेजेस इधर बन गए। अब उधर हम मेमोरी साइड क्या करते हैं? मेमोरी साइड क्या होता है?
हम मेमोरी को, ये जो हमारी मेमोरी होती है रैम, इसको हम उसमें तोड़ देते हैं, किसमें, पेजेस फ्रेम्स में तोड़ देते हैं। अब रैम को हम फ्रेम्स में तोड़ देंगे, फ्रेम्स में, ठीक है। अब रैम भी हमारी फ्रेम्स में टूट गई है। अब मान लो कि ये फ्रेम 1 था, ये फ्रेम 2 था, ये फ्रेम 3 था, ये फ्रेम 4 था, ये फ्रेम 5 था, इस तरह से फ्रेम हो गया। अब हम इन पेजेस को इन फ्रेम्स के साथ मैप कर देते हैं। अब ये मैपिंग कहाँ होती है, मतलब ये मैपिंग हमें दिखेगी कहाँ पे, पेज टेबल पर। जो प्रोग्राम का पेज टेबल होगा उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा पेज जो है उसको कौन सा फ्रेम मिलेगा, ठीक है। तो पेज टेबल कैसी होती है, मतलब उसमें बहुत सारे एंटिटीज होती हैं, मतलब एंट्रीज होती हैं, पर मेन जो 2 एंट्रीज होती हैं दैट इज पेज नंबर और फ्रेम नंबर। ये हमारी पेज टेबल होती है, ठीक है। अब मान लो कि जो पेज 1 था, पेज 1 जो था उसको फ्रेम मिला, मतलब फ्रेम 4 मिला, ठीक है। पेज 1 को फ्रेम 4 मिला, यानी कि ये जो पेज 1 है ये उठ के फ्रेम 4 पे पहुंचेगा, ऐसे, ठीक है। एलोकेशन हो गया, ओके। ऐसे ही मान लो कि जो पेज 2 है उसको मिलेगा फ्रेम नंबर 2, तो पेज 2 को फ्रेम नंबर 2 मिल गया, यानी यहाँ पे पेज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैपिंग भी होती है। अब ये मैपिंग कैसे होती है, मतलब हम, तो इस तरह से काम होता है इसका, ठीक है। तो ये पेजिंग है, अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये सब काम होता कैसे, ये पेज टेबल कैसे बनाई जाती है, किस तरह से लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करेंगे, ये सब अभी हम देखेंगे। तो पेजिंग इन अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज, की जो पेजिंग है एक स्कीम है, इससे क्या होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब कि जो हमारा रैम होता है उसको हम नॉन कंटिन्यूअस फ्रेम्स में बांट देते हैं, मतलब फ्रेम्स में तोड़ दिया जाता है, जिससे जो हमारी नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन है वो हो जाती है। सी जो हमारे पार्टीशनिंग था, जो हमारा फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग था, वो हेल्प करता था कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को पाने के लिए, ठीक है। पर नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन को पाने के लिए हमारे पास पेजिंग टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से हमें पता चल गया। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी तो कंपैक्शन की कोई नीड ही नहीं होगी, ठीक है। पेजिंग डिवाइड्स लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स, लॉजिकल मेमोरी क्या, यानी कि जो प्रोग्राम है, सी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू हमारे लॉजिकल एड्रेसेस को क्रिएट करता है, ठीक है, यानी प्रोग्राम के ही लॉजिकल एड्रेसेस बनते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम के लॉजिकल एड्रेसेस है इनको हम पेजेस में तोड़ देते हैं, तोड़ दिया, यानी ये ब्लॉक्स क्या मतलब कि पेजेस में तोड़ दिए, ठीक है, हाँ, जिनको हम कहते हैं पेजेस, ओके। और जो फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी यानी कि जो हमारी रैम है, इसको हम फ्रेम्स में तोड़ देते हैं, हमने फ्रेम्स में इनको बांट दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्रेम्स का साइज होता है वो ब्लॉक्स के साइज से, मतलब जो पेजेस के साइज है उनसे बराबर होता है, यानी पेजेस का साइज बराबर होता है फ्रेम साइज से, इसीलिए तो हम एलोकेशन कर पाएंगे कि भाई पेज था वो 2 MB का था, फ्रेम भी 2 MB का है, तो हम 2 MB का पेज उठाकर 2 MB वाले फ्रेम में जाकर रख देंगे, यानी कि इक्वली जो इक्वालिटी है वो जरूरी है यहाँ पे, पेज और फ्रेम दोनों की साइज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से पता चलता है, ओके। अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहने का मतलब कि पेजिंग अगर हमें करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। पेज क्या है, फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ लॉजिकल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी यानी कि प्रोग्राम की जो मेमोरी है जो हमारा सीपीयू बना रहा है, यानी कि लॉजिकल एड्रेसेस जो हमारा सीपीयू बना रहा है उनको हम तोड़ तोड़ के पेजेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। फ्रेम्स क्या होते हैं, जो फिजिकल मेमोरी है यानी कि जो रैम है उसको कौन तोड़ता है, अब देखो ये फ्रेम्स कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेजेस कौन बनाता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो फिजिकल मेमोरी के स्पेस है उसको हम फ्रेम्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक पेज टेबल होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में जाकर अटैच होगा, किस फ्रेम से जाकर मैप होगा, रखा जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फॉर स्टोरिंग द मैपिंग डिटेल्स, जो मैपिंग की डिटेल्स होती है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की, वो जो मतलब फिजिकल फ्रेम्स और लॉजिकल पेजेस की, वो हमारा पेज टेबल में रखा जाता है, ठीक है। अब एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होगा, कैसे हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करेंगे, ये अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, लॉजिकल एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है पेज नंबर, कि पेज नंबर कौन सा है, ठीक है। फिर एक ऑफसेट होता है कि जो पेज नंबर है उस पेज पर जाकर किस पेज के किस पार्ट में जाकर हमें टारगेट वाला स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऑफसेट के बाद आता है टारगेट वाला स्टेटमेंट कहाँ पे है, ठीक है। पेज नंबर क्या बताता है कि टारगेट वाला पेज कहाँ पर है, ओके। तो ये 2 चीजें हमें पता चल गई, मतलब कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में टूट गया, पहला पार्ट होता है पेज नंबर, दूसरा पार्ट होता है ऑफसेट। ऑफसेट वो रखता है कि किस
जो पेज है उस पेज के किस पार्ट में मिलेगा हमारा, ठीक है। पेज नंबर क्या बताता है कि किस पेज पे मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं कि किस ट्रांसलेशन देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पेजिंग कैसे होगा, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस को, मतलब लॉजिकल एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर दिए, ठीक है। अब जो पी से है वो हमें पता चलेगा कि कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। अब पेज नंबर यहाँ से उठा के हम पेज टेबल में झांकेंगे, पेज टेबल में हमें पी और फ्रेम नंबर दोनों दिखेंगे। तो जिस पी से जो फ्रेम नंबर अटैच होगा वो हमें फ्रेम नंबर मिल जाएगा, हमने फ्रेम नंबर उठा लिया। अब बस हम पेज नंबर को फ्रेम नंबर से रिप्लेस कर देंगे और जो ऑफसेट है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फिजिकल एड्रेस जो है वो बन गया। मतलब कि ये हमारा एक मेमोरी ट्रांसलेशन, मतलब कि ये हमारा मेमोरी ट्रांसलेशन ही है, एड्रेस ट्रांसलेशन ये कि कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज किया जाए। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सीपीयू है वो 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। इसमें से 32 बिट्स है तो इसमें से जो 12 बिट्स होती है वो ऑफसेट बताता है कि 12 बिट्स में हमें ऑफसेट मिलेगा, ठीक है। और जो बची हुई 20 बिट्स होती है इनमें हमें पेज नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया पेज टेबल लुकअप। पेज टेबल लुकअप क्या होता है कि फ्रेम नंबर और पेज नंबर साथ में लिखे होते हैं, ठीक है। वहां से हमें फ्रेम नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अ सीपीयू यूजेस अ पेज नंबर एज एन इंडेक्स टू लुक अप एन एंट्री इन द पेज टेबल। मतलब वो पेज नंबर से मैच करता है, जो पेज नंबर के सामने जो फ्रेम नंबर लिखा होगा बस वही फ्रेम नंबर उठ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रेम नंबर को उठाना, यानी कि जैसे ही जो एंट्री है, एंट्री मतलब कि जो पेज नंबर है, एंट्री हम पेज नंबर है ना, तो जैसे ही एंट्री जो है पेज नंबर जो है वो फ्रेम नंबर से मैच की, तुरंत हमने उस फ्रेम नंबर को उठा लिया, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा, फिजिकल एड्रेस भी हमारा जो है फ्रेम नंबर और ऑफसेट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो फ्रेम नंबर हमें मिल ही जाएगा, ऑफसेट हमारा 12 बिट का ऊपर से ही हम नीचे ले आएंगे तो वो हमारा ऑफसेट हो जाएगा। तो इस तरह से फिजिकल एड्रेस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी एक्सेस कैसे होगी, तो फिजिकल एड्रेस एफएनडी इज देन सेंट टू द फिजिकल मेमोरी यूनिट टू एक्सेस द डिजायर्ड डेटा। अब ये जो हमने फिजिकल एड्रेस निकाला है ये हमारा मेमोरी यूनिट में जाएगा और फिर उसी डिजायर्ड लोकेशन पे हमें जो है एग्जीक्यूशन या फिर जो भी डिजायर्ड डेटा है वो फेच मिल जाएगा, मतलब फेच आउट हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल उठा सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है, ओके। इसमें से पेज का साइज जो होगा वो कितना होगा, 2⁻12 बाइट्स। इसमें 12 बिट्स जो होंगी वो कितनी कौन सी होंगी, ऑफसेट की। 20 बिट्स जो होंगी वो किसकी होंगी, पेज नंबर की, ठीक है। तो वो लॉजिकल एड्रेस ऐसा कुछ हुआ, मतलब इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो पहले की जो 20 बिट्स है वो हमें पेज नंबर बता देंगी, बची हुई 12 बिट्स जो है वो हमें ऑफसेट बता देंगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है जो पहले की 20 बिट्स थी, ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो डेसिमल में आया है ये हो गया इसका पेज नंबर, ठीक। अब इस पेज नंबर जो हमें मिला है इसको पेज टेबल में जाकर देखेंगे। अब इस पेज नंबर के सामने, मतलब ये 74565 ये जो पेज नंबर लिखा है इसके सामने जो भी फ्रेम नंबर लिखा होगा वो फ्रेम नंबर वहां से उठा लेंगे। मान लो कि जो फ्रेम नंबर मैंने उठाया वो ये उठाया 2748, ठीक है, वो हमने उठा लिया। अब जो है मैं फ्रेम नंबर को भी बाइनरी में डिवाइड कर देंगे, मतलब बाइनरी में वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया फ्रेम नंबर का बाइनरी। अब जो है हमें फ्रेम नंबर का बाइनरी मिल गया, ऑफसेट से हमें 20 बिट्स जो है, यानी ये जो ऑफसेट की 20 बिट्स है ये तो हमें एज इट इज मिल जाएंगी, मतलब ये 12 बिट्स और ये 20 बिट्स। अब इन दोनों को मिला के फिर हम क्या बना देंगे, अपना फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है। ये आता नहीं, बस ऐसे ही समझो कि कैसे किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग, पेजिंग के एडवांटेजेस क्या है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट कर देता है, पूरी तरह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन खत्म ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अलाउ प्रोसेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड मैनर में हम अपने प्रोसेस को, स्कैटर्ड क्या मतलब कि हम अपने प्रोसेसेस को पेजेस की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं, पेजेस को फ्रेम के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूअस है, कहीं भी पेज हो सकता है, कहीं भी फ्रेम हो सकता है, तो वो नॉन कंटिन्यूअस हो गया मामला, ठीक है। सिंप्लीफाइज मेमोरी एलोकेशन एज एनी फ्री फ्रेम कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो इसमें कोई भी फ्री फ्रेम प्रेजेंट हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंट है या इंटरनल फ्रेगमेंट है, अगर फ्री है तो हम उसको तुरंत यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मेमोरी एलोकेशन भी है जो सिंपली हो गया, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे, अगेन देखो कि आ प्रोसेस में नॉट यूज द एंटायर लास्ट पेज, ठीक है। कि मान लो कि जो हमारा पेज है वो हमारा बना दिया गया, मान लो कि उस पेज में से कुछ ही पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना है, कुछ पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है।
तो वो जो कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा उस पेज का, तो उतना ही हमारा फ्रेम में एग्जीक्यूशन होगा। मतलब फ्रेम तो हमारा उतना पूरा ही लगा होगा ना पेज के लिए। मतलब इसको ऐसे समझो कि हमारा जो पेज था वो इतना बड़ा था, ठीक है, और हमारा फ्रेम भी इतना बड़ा ही था, ठीक है, लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट था वो इतना ही था। मतलब जो हमने एग्जीक्यूशन करना है वो इतना ही करना है, दिस इतना ही करना है। लेकिन जो फ्रेम है वो तो पूरा एलोकेट हो गया ना इसके लिए, पूरा पूरा फ्रेम इसके लिए लग जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन बस इतने का ही हुआ, मतलब जो फ्रेम है वो हमारा इतना ही यूज हुआ। तो ये बचा हुआ जो स्पेस है वो नॉन यूज हो गया, अनयूज हो गया, तो ये वेस्ट हो गया। और अब देखो पेज के अंदर ही मतलब कि फ्रेम के अंदर ही जो है फ्रेगमेंट बन गया एक, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसमें एमएमयू चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बिना चेंज करे काम ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये काम हो गया कि इसमें हमें जो है एमएमयू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ट्रांस लुक असाइड बफर क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन, जो मतलब हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन का स्पीड है उसको इम्प्रूव कराने के लिए एक फास्ट लुक अप हार्डवेयर कैश होता है। कैश मेमोरी क्या होती है, अगेन रिकॉल करो कि कैश मेमोरी हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ओके। अब इस कैश मेमोरी को, यानी ये जो हमारा कैश वाला हार्डवेयर है जो कैश की तरह वर्क करेगा, इसको हमने नाम दे दिया TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिसेंटली ट्रांसलेशंस ऑफ लॉजिकल पेज नंबर्स टू फिजिकल फ्रेम नंबर्स आर लोकेटेड। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि मतलब कोई कोई पेज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हमारा एग्जीक्यूशन में जा रहा है। मतलब कोई कोई पेज है उसको फटाक से फ्रेम्स मिल रहे हैं और फटाक से वो एग्जीक्यूशन में जा रहा है, और फिर बाद में फ्री हो जा रहा है, लेकिन फिर से उसको दोबारा यूज होना है तो दोबारा उसको फटाक से फ्रेम मिल जा रहा है, फिर हो जा रहा है। तो इससे बार बार हम फ्रेम उसको एलोकेट कराएंगे तो इसमें हमारा जो है टाइम वेस्टेज हो जाएगा, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें कि जो हमारे पेजेस हैं जो बार बार यूज किए जा रहे हैं, जो पेजेस बार बार यूज किए जा रहे हैं, उनका हम जो टेबल है पेज नंबर और फ्रेम नंबर वाला जो टेबल है उतना, उस टेबल का उतना पार्ट उठाकर कैश मेमोरी में रख देंगे, ठीक है। कैश मेमोरी में जब हमने उसको रख दिया, ठीक है, तो उसको अच्छे से विजुअलाइज करके समझते हैं, ठीक है। कि मान लो कि हमारा जो ये टेबल है, ये टेबल है, यहाँ पे हमारे पेज नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, इनको फ्रेम नंबर मिले हैं, 1 को 1 मिल गया, 2 को 2 ही मिल गया, 3 को 3 मिल गया, 4 को 4 ही फ्रेम मिल गया, ठीक है। तो ये पेज इस तरह से हमारी पेज टेबल है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो हमारा पेज है, फॉर एग्जांपल जो हमारा सेकंड वाला पेज है और फोर्थ वाला पेज है, ये जो पेज है बार बार यूज में आ रहे हैं, मतलब ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बार बार हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम बार बार जो है इस पेज को यहाँ से उठाएंगे, फिर पेज टेबल में झांकेंगे, फिर हम इस फ्रेम को जाके एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन के बाद एग्जीक्यूशन होगा, बार बार ये होगा और बार बार ये फ्री होगा, बार बार फिर से मतलब फ्रेमिंग मैपिंग होगी। तो ये बार बार मैपिंग होने से टाइम वेस्टेज हो गया, टाइम वेस्टेज हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में क्या होता है कि जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस हैं, जो हमारे बार बार पेजेस यूज किए जा रहे हैं, मतलब ये सेकंड वाला पेज और ये फोर्थ वाला पेज, इसकी जो डिटेल्स है, ये पेज टेबल है, ठीक है। अब ये पेज टेबल है, इसमें ये जो डिटेल्स हैं ये की मतलब 2 पेज नंबर जो है फ्रेम नंबर 2 से एलोकेट हो रहा है, 4 पेज नंबर जो है 4 फ्रेम से एलोकेट हो रहा है। तो इस डिटेल को, इस डिटेल को हम कैश मेमोरी में स्टोर कर देंगे। कैश मेमोरी जो सीपीयू के साइड में ही लगी होती है, या फिर जो हमारी रैम है उसमें से ही कुछ पार्ट में जाकर ये हम इतना बना देंगे, ठीक है। तो इतना हुआ जिसको हम कैश मेमोरी की तरह मानेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारा सीपीयू जो है, अब जो सीपीयू है वो बार बार यहाँ पेज टेबल में ना जाकर के इस स्पेस में जाएगा, अगर मिला तुरंत यहीं से ले लेगा। तो यहाँ पे जगह कम हुई, मतलब कि जो रास्ता है वो भी कम हो गया, तो स्पीड जो है वो तेज हो गई, ठीक है। तो ये काम होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस होते हैं उनकी जो डिटेल्स होती हैं पेज टेबल से उठाकर थोड़ी देर के लिए हम कैश मेमोरी में ले आते हैं, जिसकी वजह से जो है टाइम बच जाता है। इसको कैसे करते हैं, व्हेन द सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस, जैसे सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस को, तो पेज नंबर जो है वो चेक होता है टीएलबी में से। टीएलबी वही जो हमने पार्ट ऑफ द पेज टेबल उठाया है फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस को, ठीक है, उससे मैच करता है, ना कि जाकर वो पेज टेबल से मैच करता है, क्योंकि पेज टेबल में जाकर मैच करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो टीएलबी में मैचिंग कर रहा है। तो उसमें 2 केसेस होते हैं, टीएलबी हिट। टीएलबी हिट क्या होता है कि जो हमारा टीएलबी बना है, जो भी हमारा टीएलबी है उसमें जो है वो हमारा पेज मिल गया, तब उसको हम बोल देते हैं टीएलबी हिट, कि हाँ भाई हमारा टीएलबी जो है हिट कर गया, यानी कि अब हमें जो है फर्दर पेज टेबल में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, टीएलबी हिट हो गया है, टीएलबी से ही अब सारा काम
जो है वो मतलब मेमोरी ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर टीएलबी में नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले टीएलबी में चेक होगा ना, अगर वो पेज नंबर टीएलबी में नहीं मिलता है तो उसको हम बोल देते हैं टीएलबी मिस, मतलब टीएलबी में नहीं मिला। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि अब हम जाके पेज टेबल में सर्चिंग परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हमारा जो है टीएलबी हेल्प करता है स्पीड को तेज करने के लिए। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं टीएलबी का कैसा होगा कि ये हमारा सीपीयू है, इसने लॉजिकल एड्रेस निकाला। लॉजिकल एड्रेस के बाद जस्ट बाद पेज टेबल पे जाते हैं, हम पेज टेबल पे जाते हैं ना, पेज टेबल पे जाते हैं, लेकिन इस बार लॉजिकल एड्रेस वाली जगह वाले स्टेप से और पेज टेबल के स्टेप के बीच में हमने टीएलबी लगा दिया। अब टीएलबी क्या करेगा, मतलब अब क्या होगा कि जो लॉजिकल एड्रेस निकला वो सबसे पहले टीएलबी में जाएगा। अगर टीएलबी में मिला, मतलब कि टीएलबी हिट हो गया, तो जो है वो फ्रेम नंबर बाद में जो फर्दर अपना प्रोसेस होता है उसका मैपिंग का प्रोसेस हो जाएगा, और जो हमारा ये ट्रांसलेशन होता है फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस वो परफॉर्म हो जाएगा जैसे ही टीएलबी हिट किया। ठीक है, टीएलबी हिट करने पे अपना पूरा काम फिर से वैसे ही चलने लग जाएगा। लेकिन अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है, मतलब जो पेज हमें रिक्वायर्ड है वो टीएलबी में नहीं मिला, तो यानी कि टीएलबी मिस हो गया। तो जब टीएलबी मिस हो जाता है तब हम उस बड़ी सी पेज टेबल में जाते हैं। अब उस बड़ी सी पेज टेबल में जाके फ्रेम नंबर निकाल के अब हम जाके इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कुछ केस होता है। कहने का मतलब सिर्फ कि जो लॉजिकल एड्रेस मिलते ही हम पेज टेबल पे ना कूद कर सबसे पहले टीएलबी में जाते हैं। अगर टीएलबी में मिला तो डायरेक्ट अपना वो कर लेते हैं कन्वर्जन लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। अगर टीएलबी में नहीं मिला तब हम पेज टेबल में जाते हैं, फिर वहां से फ्रेम निकाल के फिर हम जो है ट्रांसलेशन या फिर कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केस था उसका। अब आ गया वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इसको समझते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होती है, इसमें जो पार्ट ऑफ द डिस्क स्टोरेज है, मतलब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, उस डिस्क स्टोरेज में से ही कुछ पार्ट को हम क्या करने लगते हैं, वर्चुअल मेमोरी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें उस चीज में इल्यूजन प्रोवाइड होता है कि हमारा जो रैम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हम देखते हैं उसमें। इट सेपरेट्स द यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। ये सेपरेशन कर देता है कि लॉजिकल मेमोरी मतलब कि जो सीपीयू यूज करेगा जितना मेमोरी वो अलग है, मतलब जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेसेस वो अलग, उसको सेपरेट करके रखेंगे, और जो हमारा फिजिकल मेमोरी के एक्चुअल एड्रेसेस है उनको अलग रखेंगे। ठीक है, दिस सेपरेशन अलाउस, अभी अलाउ क्या करता है कि जो लार्ज वर्चुअल स्पेस है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, इसकी जो स्पेस है, इसको हम अगर जो हमारी फिजिकल मेमोरी छोटी भी है तो उस वाले स्पेस को हम एज एन प्राइमरी मेमोरी बिहेव कराकर यूज करने लग जाएंगे। वर्चुअल मेमोरी मेक्स द प्रोग्रामिंग इजियर बिकॉज द प्रोग्रामर नो लॉन्गर नीड्स टू वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी अवेलेबल। ठीक है, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि रैम में कितनी मेमोरी है कितना नहीं है। अगर नहीं है तो हम सिंपली हार्ड डिस्क से जो हमारी डिस्क स्टोरेज है वहां से जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है उसको हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करा के यूज कर लेते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी में सिंपली यही होता है कि जो हमारा डिस्क स्टोरेज है उसको हम एज एन रैम बिहेव करा के एक्सटेंशन करा देते हैं अपने रैम का। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है कि इसमें हमें लार्ज लॉजिकल एड्रेस स्पेस मिल जाती है, मतलब कि जो हमारा स्पेस है प्रोग्राम के लिए वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब इसमें हमारा थोड़ी देर के लिए भी सीपीयू जो है वो रुकता नहीं है कि मतलब कि 4 MB उठकर रैम में आए थे तो 4 MB ही हुआ, उसके बाद 4 MB के लिए रुक गया। नो, 4 MB एग्जीक्यूट हुआ और उस 4 MB को उसने डिस्क स्टोरेज से एज एन रैम बिहेव करा के उठा लिया। ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस करता रहता है, सीपीयू रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस आईओ, यानी ओनली पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम नीड टू बी लोडेड इन मेमोरी। इसमें मतलब कि जो प्रोग्राम के जो पार्ट्स हैं वही जो एग्जीक्यूशन में जाने, एक्चुअली एग्जीक्यूशन में जाने उन्हीं को मेमोरी में लोड करते हैं। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी, इसमें देखो है शेयर्ड मेमोरी हो रही है यूज, कैसे, हार्ड डिस्क यानी डिस्क स्टोरेज जो है यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसी से ही हम कुछ पार्ट ऑफ स्टोरेज को एज एन बिहेव करा रहे हैं रैम को। ठीक है, रैम का एक्सटेंशन मान रहे हैं, मतलब कि हमने हार्ड डिस्क की कुछ स्टोरेज को एज एन शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वर्चुअल का, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है डिमांड पेजिंग या डिमांड सेगमेंटेशन का। तो डिमांड पेजिंग क्या होती है कि अब जो है वो हमारे प्रोग्राम जो है वो पेजेस में डिवाइड होते हैं, हमें पता है। ठीक है, पेजेस कौन, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। जब हम लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस को पार्ट्स में डिवाइड करते थे तब उनको हम पेजेस कहते हैं, है ना। तो पेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो मान लो कि पेज है बहुत सारे लेकिन हमें काम सिर्फ इस पेज से है, तो डिमांड पेजिंग में क्या होगा, सिर्फ वही पेज उठकर रैम में आएगा, यानी फिजिकल मेमोरी से मैप होगा, बाकी सारे जो पेजेस हैं वो इनएक्टिव पड़े रहेंगे। ठीक है, वो डिमांड पेजिंग होगा। अब डिमांड सेगमेंटेशन क्या है कि इस बार हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है यानी जो प्रोग्राम है उसको हमने
पेजेस में नहीं तोड़ा है, सेगमेंट्स में तोड़ा है। क्योंकि पेजेस और सेगमेंट्स में डिफरेंस देखो, पेजेस में हम नहीं देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से तोड़ा गया, मतलब कि मान लो कि पहले की 4 लाइन पेजेस बना देगी, फिर नेक्स्ट 4 लाइन पेजेस बना देगी, ठीक है। तो हम लाइन वाइज तोड़ते हैं अपने प्रोग्राम को जब पेजेस बनाते हैं। सेगमेंट्स जो बनाते हैं तो हम सेगमेंटेशन टाइप से तोड़ते हैं। सेगमेंटेशन कहने का मतलब कि हमने जो इंट मेन के अंदर था उतना सेगमेंट उठा के कहीं रख दिया, ठीक है। कोई हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था, मान लो कि कुछ क्रिएट फंक्शन हम लोगों ने खुद बनाया था यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको हमने उतना सेगमेंट जो है उठा के अलग कहीं सेगमेंट में जाकर रख दिया। तो हम इसमें जो सेगमेंट वाइज ग्रुप करते हैं, सेगमेंट वाइज मतलब कि प्रोग्राम का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक वाइज जो है हम प्रोग्राम्स को तोड़ रहे हैं, तो वो सेगमेंटेशन हो गया। तो सिंपली डिमांड सेगमेंटेशन क्या हुआ कि वही जो सेगमेंटेशन का काम आया उस सेगमेंट को हमने लोड करा दिया रैम में, ठीक है। तो वो हमारा वही हो जाता है। तो डिमांड पेजिंग देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। डिमांड पेजिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होता रैम में, रैम हमारी खाली पड़ी होती है, ठीक है। रैम में कुछ नहीं जाना है उसमें, मतलब कि खाली पड़ी होती है कहने का मतलब उसमें फ्रेम्स जो है वो कटे पड़े होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, रैम हमारी पहले से ही कटे पड़े होते हैं। अब जब हमारा सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है रैम को कि भाई हमें ये पेज चाहिए, पर हमारे रैम तो अभी खाली है, उसमें तो अभी कोई पेज नहीं है, तो सबसे पहले उसमें पेज फॉल्ट निकलता है। पेज फॉल्ट कहने का मतलब कि जो हमें रिक्वायर्ड पेज है वो मिला नहीं रैम में। पेज फॉल्ट के बाद उस पेज फॉल्ट को सर्विस कर दिया जाता है ओएस से, मतलब फिर जब फॉल्ट जनरेट होता है तो उस पेज को हम सर्च करते हैं अपने डिस्क स्टोरेज से, और डिस्क स्टोरेज से उस रिक्वायर्ड पेज को उठाकर रैम में डालते हैं। तब जब पेज फॉल्ट आ जाता है, पेज फॉल्ट जब आ गया तब हमने उसको सर्विस किया, ठीक है। तो वो चीज होती है डिमांड पेजिंग में। इसका कंटेंट देख लेते हैं। एंड is a technique where pages are loaded into the memory only when they are needed, मतलब जब हमारा पेज का नीड होता है, जब पेज रिक्वायर होता है तब ही जाकर हम उस पेज को लोड करते हैं अपनी रैम में, ठीक है। rather than loading the entire process into the memory at once, मतलब मेमोरी में पूरा प्रोसेस एक साथ ही ना लोड करके पेज वाइज लोड करते हैं, और वो भी कौन से पेज लोड करते हैं, जो पेज डिमांड में है वही पेज, ठीक है। दिस अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स, यानी जो हमारा वर्चुअल मेमोरी सिस्टम होता है इसमें हम ये डिमांड पेजिंग का यूज करते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहले पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या होता है, ये ऐसा इवेंट अगर होता है जब हमारा सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट भेज देता है किसी रिक्वायर्ड पेज के लिए रैम में, ठीक है। तो उस रिक्वायर्ड पेज जो है वो जब रैम में नहीं मिलता है तब हमारा पेज फॉल्ट आ जाता है कि रैम में रिक्वायर्ड पेज नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो जब पेज फॉल्ट नहीं मिला ये पता कैसे चलेगा, ये हमें पेज टेबल से पता चलता है। अब पेज टेबल देखते हैं कैसा होता है। अब हम पेज टेबल को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कुछ पेज टेबल होती है, इसमें जो एंट्रीज होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेज नंबर होती हैं, ठीक है, पेज नंबर। नेक्स्ट हमारा फ्रेम नंबर होती है, ओके। एक और एंट्री होती है इनवैलिड और वैलिड की, इनवैलिड और वैलिड बिट्स होती है, इनवैलिड और वैलिड बिट की, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे क्या होती है। एक होती है प्रोटेक्शन बिट की, मतलब प्रोटेक्शन बिट यानी कि वो पेज जो है जो मेमोरी लोकेशन लेगा वो मेमोरी लोकेशन कोई और पेज जाकर ले सकता है कि नहीं, वो चीज बताती है हमारी ये प्रोटेक्शन बिट, ठीक है। इस तरह से 4 एंट्रीज होती है मान लो, ठीक है। तो हम मेनली बात करेंगे इनवैलिड और वैलिड बिट की, ठीक है। यानी जो ये हमारी इनवैलिड और वैलिड बिट होती है ये क्या बताती है, ये फ्रेम नंबर 1 है, फ्रेम नंबर 2 है, जिससे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 2 जो है वो मैप कर दिया गया है, ठीक है। अब मान लो कि एक नया पेज हमें चाहिए, हमें प्रोग्राम जो है उसका पेज नंबर 5 चाहिए, 5वां पेज चाहिए, हमने रिक्वेस्ट भेज दी। अब पेज टेबल में जो है वो सर्च होगा कि पेज नंबर 5 है कि नहीं। तो हमने देखा पेज नंबर 5 के लिए कोई भी फ्रेम नहीं है, नो एलोकेशन ऑफ फ्रेम इज देयर फॉर द रिक्वायर्ड पेज, तो उस पेज के लिए कोई फ्रेम नहीं है। तब जो है हमारा जो बिट होती है वो क्या होती है, इनवैलिड। यहाँ पे बिट जो होती है वो इनवैलिड हो जाती है, इन सब के लिए वैलिड था, ठीक है, पर इसके लिए जो है इनवैलिड हो गया। तो हमें पेज फॉल्ट पता कैसे चला, जैसे ही जो हमारी इनवैलिड और वैलिड बिट है वो इनवैलिड बिट होती है तब हमें पता चल जाता है कि पेज फॉल्ट है, ठीक है। तो ये केस था हमारा इस चीज का। पेज फॉल्ट इज एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज करंटली नॉट इन अ मेन मेमोरी, यानी जो मेन मेमोरी में नहीं है, जिसके लिए फ्रेम नहीं मैप हुआ है, उस कंडीशन पर जो है वो पेज फॉल्ट अकर होता है, ठीक है। जब पेज फॉल्ट अकर होता है तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस चीज को सर्विस करता है। सर्विस कैसे करेगा, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर देखेगा कि जो रिक्वायर्ड पेज है वो है कौन सा, ठीक है। जैसे ही उसको रिक्वायर्ड पेज मिल जाता है उस पेज को उठाकर वो फ्रेम में लोड करा देता है, तो वो सर्विस उसने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये चीज होती है पेज फॉल्ट आने पर।
वैलिड इनवैलिड बिट क्या होती है, ये हेल्प करती है, ये बिट्स जो है वो हेल्प करती है कि कहीं हम मतलब पता करने में हेल्प करती है कि पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा। पेज फॉल्ट कब होगा, जब पेज के लिए फ्रेम नहीं है तब पेज फॉल्ट होगा, तब जो इनवैलिड बिट है वो इनवैलिड बिट होगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ईच एंट्री इन अ पेज टेबल इज हैज वैलिड एंड इनवैलिड बिट, मतलब जो भी पेज टेबल में एंट्रीज होती हैं इसमें हर एंट्री के लिए वैलिड और इनवैलिड बिट होती है। अगर वो बिट वैलिड है तो कहने का मतलब जो हमारा पेज है उसको फ्रेम मिल गया है, मतलब वो मेमोरी में है। ठीक, पर जो बिट है वो हमारी इनवैलिड अगर मतलब लिखी हुई है, तो जब हमारी बिट है वो इनवैलिड होगी तो उसका कहने का मतलब है कि जो हमारा मेमोरी है उसके अंदर वो पेज नहीं है, मतलब पेज को फ्रेम नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब कैसे पेज फॉल्ट को हैंडल करेंगे, सीपीयू जो है वो सबसे पहले तो लॉजिकल एड्रेस निकालता है। ओके, लॉजिकल एड्रेस में से हमें पेज नंबर मिल जाता है। ओके, पेज नंबर जो है मतलब एमएमयू जो है पेज नंबर पाते ही क्या करेगा, पेज नंबर को जाकर पेज टेबल में सर्च करने लग जाएगा। पेज टेबल में सबसे पहले क्या चेक होगा, वैलिड और इनवैलिड बिट। अब उस पेज नंबर के लिए देखेगा कि वैलिड है कि इनवैलिड बिट है। पेज नंबर के लिए मान लो कि वैलिड बिट है तो वो हिट वाला काम हो गया, मतलब कि मिल गया है ना। तो जब वैलिड होता है तब अपना प्रॉपर जो भी है फिजिकल एड्रेस टू मतलब लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि इनवैलिड बिट है, इनवैलिड बिट कहने का मतलब जो हमारा पेज है उसको फ्रेम मिला नहीं है। ठीक है, तो जब इनवैलिड होता है तब क्या होता है वो देखते हैं। तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो पिक्चर में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि जो पेज फॉल्ट है वो आया किससे, पेज फॉल्ट कहीं इससे तो नहीं आया कि हमारे फ्रेम भी हैं, पेजेस भी हैं, लेकिन मैपिंग नहीं हुई। अगर इस वजह से जो है पेज फॉल्ट आया है तो हमारा चुपचाप रेफरेंस जो है वो वैलिड है। रेफरेंस वैलिड है कहने का मतलब स्पेस है हमारे पास। ठीक है, यानी कि फ्रेम्स है हमारे पास, बस हमें मैपिंग करनी है। तो चुपचाप ओएस क्या करेगा, अपना डिस्क स्टोरेज से पेजेस रिक्वायर्ड पेज को उठाकर लाकर फ्रेम में रख देगा। ये होता है रेफरेंस जब वैलिड हो। रेफरेंस वैलिड कब होगा, जब हमारा स्पेस है तब। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करेगा। मन मान लो कि जब हमारा रेफरेंस है इनवैलिड है, रेफरेंस इनवैलिड कब होगा, जब हमारा पेज फॉल्ट किस तरह से आए कि हमारी रैम जो है वो फिल हो चुकी है। रैम फिल हो गई मतलब कि जितने पेजेस थे उन सब ने फ्रेम्स को एलोकेट करा लिया है। ठीक है, अब जो है वो हमारी रैम जो है फिल हो चुकी है, तब हमारा जो रेफरेंस है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कूदता है अपनी किस पे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे। ये क्या होता है कि मान लो कि जो भी पेजेस थे, ठीक है, उनको हमारा जो है फ्रेम्स मिल गए हैं। ठीक है, बट अगर मान लो कि जो हमारा ये वाला पेज है, दिस पेज, इस वाले पेज को अभी काम नहीं है, इस वाले पेज का भी काम नहीं है, तो सिंपली क्या होता है कि जगह भरी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पेज को उठाकर वापस से क्या रख देगा, डिस्क स्टोरेज में रख देगा, और डिस्क स्टोरेज से जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे लाके रख देगा। तो ये जो उठा के रखने वाला काम है कैसे डिसाइड हो, यानी किस पेज को रिप्लेस करना है, किस पेज को उठाना है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड हो। यानी अगर जगह भरी हुई है और रिक्वायर्ड पेज हमें चाहिए, जगह नहीं है तो जगह बनाने के लिए हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट में किस पेज को चुना जाए, उस पेज मतलब उस एल्गोरिथम को, उस डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम से डिसाइड होता है कि कौन सा पेज जो अभी है हमारे रैम में, कौन से उस पेज को उठा के रख दिया जाए और जो हमारा हाई प्रायोरिटी पेज जो हमें चाहिए वो ला के रख दिया जाए। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब यहीं से हम बढ़ जाएंगे किस पे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, चलो अब इससे विक्टिम पेज उठाया जाएगा। विक्टिम पेज वही यानी कि जिसका अभी काम नहीं है, सिंपल वो समझो, तो उसको स्वैप आउट करिएगा। स्वैप आउट करने का मतलब रैम से उठाकर डिस्क में रख दो। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स द डिस्क ऑपरेशन टू रीड द डिजायर्ड पेज फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। फिर क्या होगा, इसको स्वैप आउट कर देंगे और स्वैप इन किसका करेंगे, हाई प्रायोरिटी पेज जो हमें चाहिए। अब वंस द पेज इज लोडेड, अब जो हमारी पेज टेबल है वो अपडेट कर दी जाएगी, मतलब उसके सामने उसका फ्रेम लिख दिया जाएगा। फिर से जो है वो रिक्वेस्ट आएगी, मतलब फिर से रिक्वेस्ट लाने को कह दिया जाएगा। अब फिर रिक्वेस्ट जब आएगी तब पेज फॉल्ट तो होगा नहीं, हिट होगा, वहां पे मिल जाएगा फ्रेम। तो जैसे ही हिट होगा वो फिर अपना एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। इसमें देखो हम 3 एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। इनका एक एक एग्जांपल लेंगे और काम बन जाएगा। ठीक है, फीफो रिप्लेसमेंट सबसे पहले देखते हैं। फीफो रिप्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो बहुत पहले आया होता है।
जो पहले आया होता है, मतलब जो पहले आ चुका है उसका अब काम नहीं है तो उसको अब हटा दो, तो जो पहले आता है उसी को हम पहले हटा देते हैं। ये होता है फीफो में। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है, मतलब ये हमारे पेज है जो रेफरेंस मतलब किए जाएंगे, ये जो पेज है वो हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 है, मतलब 3 ही फ्रेम्स में इन सारे पेजेस को नंबर वाइज एक के बाद लाना है, हटाना है, लाना है, हटाना है। तो वो कैसे होगा फीफो के हिसाब से वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 7 आया, तो 7 जो है वो फ्रेम 1 में लोड कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद 0 आया, तो फ्रेम 2 में जो है 7 जो है वो लोड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1 आया, तो फ्रेम 3 में जो है वो लोड कर दिया गया। इस तरह से हुआ। उसके बाद 2 आया, सी अब तीनों फ्रेम्स जो है वो फिल हो चुके, तीनों फ्रेम्स जो है वो फिल हो चुके। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस 2 के लिए अब हम क्या देखेंगे कि कौन सा सबसे पहले आया था। सबसे पहले 7 आया था, इस 7 को रिप्लेस करके 2 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, अब जब जब हमें फ्रेम नहीं मिलता है तब पेज फॉल्ट होता है इसमें। ठीक है, जब फ्रेम नहीं मिलता है तब पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट के बाद उसको सर्विस किया जाता है, तो सर्विसिंग में ही हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो पेज फॉल्ट का मैटर हो गया ना। अब 0 आया, 0 था यानी हिट हो गया। हिट कहने का मतलब फ्रेम जो है पेज को मिल चुका है। ठीक है, तो वो हिट हो गया। तो जब पेज फॉल्ट नहीं होता तो उसको हमने यहाँ पे नो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 आया, अब 3 में हम फिर से देखेंगे किसको रिप्लेस किया जाए, जो सबसे पहले आया होगा। हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले 0 आया है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने कि अब 3 आया है, सबसे पहले हमारा 0 आया है, यहीं से देखो पता चल रहा है 1 से पहले 0 आया था, तो इसी 0 को हमने हटा दिया और इस 3 को यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे पेज फॉल्ट आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 आया, अब देखो 0 आया तो अब क्या होगा, अगर 0 आया तो इतने हमारे पास हैं तो रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 तो है नहीं यहाँ पे। सबसे पहले कौन आया है, देखो 1 जो है यहीं पे आ गया था, यहाँ पे 3 जो है वो अभी अभी आया है, 2 जो है वो वहाँ आया था, तो सबसे पहले 1 आया था, तो 1 को हटा देंगे, तो 1 को हटा के हमने 0 एलोकेट करा दिया, तो इस तरह से एलोकेशन हो गया। अब मान लो कि 4 आया, अब जब 4 आया तो अब किसको हटाया जाए, जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन आया था, 2 आया था, 3 जो है वो अभी आया है, 1 जो है वो है ही नहीं, मतलब आया ही नहीं, तो अब किसको हम हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, क्योंकि 2 सबसे पहले आया है, 3 से पहले ही 2 आ गया था, तो इस 2 को हटा के हमने 4 लिख दिया, 4 3 0 ये हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा फीफो काम करता है, जो सबसे पहले आया है उसको हटा के रिप्लेस करके जो अभी आया है उसको रख दो। ठीक है, तो ये फीफो की टेक्निक थी, इसको अगर टाइम बचेगा तो पेपर पे अच्छे से करेंगे। ठीक है, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब हम पढ़ने वाले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, ये देखो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता है, ये हमारा पूरा प्योरली कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, द पेजेस दैट विल नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब कि जो पेजेस हैं जो बहुत देर तक यूज नहीं किए जाएंगे उनको हटा देते हैं। मतलब पहले से ही हमें पता होता है कि कौन सा पेज कब यूज में आएगा, तो जब अगर ये हमें पता है कि कौन सा पेज कब यूज में आएगा, तो जो जितनी देर में यूज में आएगा उसको हटा देते हैं और अभी जो यूज में है उसको रख देते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं, ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है और नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 ही है, यानी 3 ही फ्रेम्स में इन सारे को बारी बारी से लाना है और ले जाना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अब अच्छे से देखते हैं। तो हमने रेफरेंस जो है वो सारा नोट कर लिया। ठीक है, अब हमने लोडिंग शुरू की, 7 वाला आया फ्रेम 1 में उसको लोड कर दिया, 0 आया फ्रेम 2 में उसको लोड कर दिया, 1 आया अभी भी खाली है तो हमने 1 उसमें लोड कर दिया, मतलब लोडेड जो है वो 7 0 1 लोडेड है। ठीक है, अब हमारा 2 आया, अब हमें कंपैरिजन करना है कि सबसे बाद में कौन यूज होगा। सबसे बाद में कैसे देखते हैं, इस 2 से चेक करते हैं। देखा सबसे बाद में कौन यूज होगा, सबसे बाद में हमारा 7 यूज होगा, 7 यूज होगा, इसीलिए हमने 7 को रिप्लेस कर दिया 2 से। ठीक है, रिप्लेस हो गया। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है 0 आया, 0 के लिए 0 था ही, मतलब पहले से ही मैप्ड है, तो उसको हम कर लेंगे। ओके, अब हमारा 3 आया, अब 3 पे खड़े हैं, 3 पे खड़े हैं, अब फिर से चेक होगा कि सबसे इनमें से सबसे बाद में कौन यूज होगा, तो हमने इसको सर्च करना शुरू करा, तो 3 से सर्च करना शुरू किया। इसमें हमने देखा सबसे बाद में जो है वो कौन यूज किया जाएगा, 0 1 में से सबसे बाद में कौन आएगा, तो 0 पहले आ गया, 2 उसके बाद आ गया, 1 आ गया, देखो फिर 0 आ गया, सबसे बाद में जो है वो 0 यूज होगा। सबसे बाद में अगर 0 यूज होगा तो हम उसी 0 को रिप्लेस कर देंगे, तो इस 3 से 0 को रिप्लेस कर दिया, तो लास्ट में हमें ये मिल गया। तो ये हमारा था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, मतलब ऑप्टिमल इसमें हमने काम किया। ये बिल्कुल हमारा रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, अब इसको देखिए, ये जो हमारे पेज फॉल्ट है, पेज हिट है, ये रेशियोज होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है अभी इसमें मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। सब में एक ही जैसा होता है। पेज फॉल्ट को इसमें चेक करते हैं कितनी बार हुआ है,
1 2 3 4, 4 बार 5, 5 बार पेज फॉल्ट हुआ है। ओके, हिट कितनी बार हुआ है? एक बार, मतलब पेज फॉल्ट जब नहीं हुआ यानी कि हिट हुआ, तो हिट एक बार हुआ। प्रॉपर कितने हमारे पेजेस थे? पूरे पेजेस हमारे 6 थे। तो हमारा पेज फॉल्ट रेशियो कितना आया कि जो हमारा फॉल्ट है उसका हम फ्रैक्शन करते हैं, मतलब किससे डिवाइड करते हैं? जितना हमारा पेजेस थे। तो पेजेस हमारे 6 थे, मतलब 5 को जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो रेशियो आएगा इसको हम बोलेंगे फॉल्ट रेशियो। ठीक है, फॉल्ट रेशियो होगा। और जो हिट आया है, हिट एक ही आया है, अब इस एक को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो है इसको हम बोलेंगे हिट रेशियो। ठीक है, तो ये फॉल्ट और हिट रेशियो है, इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है ना, अब हम पढ़ने वाले लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि कौन सबसे कम यूज किए जा रहा है, मतलब लगातार यूज हो रहे हैं लेकिन लगातार में भी कौन सबसे कम यूज होंगे उसको रखा जाता है। इसका थ्योरी पढ़ते हैं कि रिप्लेसेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब पेज को जो है फ्रेम दे दिया गया है लेकिन जो वो पेज है वो बहुत देर तक यूज नहीं हुआ है, तो इस पे क्या होगा कि हम उस पेज को हटा देंगे, है ना। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 ही है, इन 3 ही फ्रेम्स में हमें इन सारे पेजेस को लाना है, लोड अनलोड करना है अपना। ठीक है, तो चलो अब इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 7 आया, हमने उसको 7 लोड करा दिया। 0 आया, 0 लोड करा दिया। 1 आया, 1 लोड करा दिया। ठीक है, अब सारे फिल हो चुके हैं। अब 2 आया है, अब रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो किसको रिप्लेस किया जाए। अब हम ऊपर से नीचे चेक करते हैं, मतलब कि अब हम इसमें ऐसे चेक करते हैं कि कौन सबसे बाद में यूज नहीं किया जाएगा, कौन बहुत देर तक यूज हो ही नहीं रहा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने 2 से चेक करना शुरू किया। तो जब हमने 2 से चेक किया तो हमने देखा कि 7 जो है वो बहुत देर तक यूज ही नहीं हुआ। 7 आ तब गया था, यूज अभी भी नहीं हुआ है, तो इस 7 को है रिप्लेस कर देंगे। तो हमने इस 7 को रिप्लेस कर दिया, तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे ये नेक्स्ट हमारा 0 आया। अब 0 के लिए चेक होगा कि कौन सा रिप्लेस किया जाए। तो अब देखो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 तो पहले से ही मैप है, ये तो हिट का केस हो गया, तो ये हमारा 0 जो है वो हो जाएगा, ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 3 आया, अब रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अब देखो कि जो कौन है सबसे बाद में या फिर जो कौन है सबसे लेट में एग्जीक्यूट होगा, कौन है जो सबसे लास्ट में आएगा, जो बहुत देर तक आएगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमने सर्चिंग शुरू की, तो सबसे लास्ट में हमने देखा 0 को, कि 0 जो है वो अवेलेबल में से देखो, 2 जो है वो अभी यूज में आ जाएगा, 0 जो है वो देखो एकदम ऊपर यूज में आया यहाँ पे। ठीक है, यानी बहुत देर बाद में जाके कहीं 0 का यूज होगा। ठीक है, तो इसी 0 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया। ओके, तो ये हमारा इधर का रिप्लेसमेंट हो गया। तो ना इस तरह से हमने LRU भी परफॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अगर टाइम रहेगा तो हम इसको एक बार अच्छे से कॉपी पे देखेंगे, कॉपी पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें भी हिट रेशियो और फिट रेशियो, हिट रेशियो और फॉल्ट रेशियो कैसे आएगा। फॉल्ट को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5, और नंबर ऑफ पेजेस कितने थे प्रॉपर, 6 थे, 6 में से 5, ये जो रेशियो है ये हमारा फॉल्ट रेशियो। हिट रेशियो क्या होगा कि जब हमारा फॉल्ट नहीं आया, यानी कि 1/6 रेशियो जो होगा वो हमारा हिट रेशियो होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका काम जो है वो कर लिया। ठीक है, अदर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स भी हैं हमारे पास। अदर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सेकंड चांस क्लॉक एल्गोरिदम, इनहैंस्ड सेकंड चांस क्लॉक एल्गोरिदम। तो ये सारे आते नहीं है तो इनको हम पढ़ेंगे नहीं, बट नाम की तरह हम इसको याद कर सकते हैं कि ये भी है हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है इसको देखते हैं। थ्रेशिंग कब आता है, जब हमारे जो नंबर ऑफ फॉल्ट्स है वो बराबर हो या फिर ज्यादा हो जाए पेज फ्रेम से, तब हम बोलते हैं कि वहां पे थ्रेशिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि कभी भी हमारा हिट हो ही नहीं रहा, जो आ रहा है वो पेज फॉल्ट में जा रहा है, जो आ रहा है हमारा पेज नंबर वो फॉल्ट में जा रहा है, जो पेज नंबर आया वो फॉल्ट में गया। मतलब जितने पेज नंबर आते जा रहे हैं उनके लिए पेज फॉल्ट जनरेट होते जा रहे हैं, मतलब पेज फ्रेम जितने हैं उससे ज्यादा पेज फॉल्ट ही हो गए। तो उस केस में क्या होता है, थ्रेशिंग आ जाती है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो इट इज अ फिनोमेना इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वेयर द सिस्टम स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो पेज फॉल्ट को ही सर्विस करने में लग जाता है। ठीक है, मतलब स्वैपिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं कि वहां पे थ्रेशिंग देखी जा रही है। ठीक है,
ये क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाता है कि भाई जब हो रहा है तब हम पेज फॉल्ट को सर्विस करने चले जा रहे हैं, जब हमारा पेज आ रहा है पेज फॉल्ट आया पेज फॉल्ट को सर्विस करेंगे। तो जो है जितना टाइम है जो हमें पेज फॉल्ट को सर्विस करने में ही चला गया, तो जो है इससे हमारा सीपीयू जो है वो यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो गया। तो ये आती है पेज थ्रेशिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो ऐसे आती है। ठीक है, इसकी कॉजेज क्या है, यही कि जो हमारा वर्किंग सेट है, वर्किंग सेट यानी कि जिसके लिए फ्रेम जो है वो एलोकेट करा दिए गए हैं, फ्रेम जो है एलोकेटेड हो चुके हैं, यानी एक्टिवली यूज्ड पेजेस, यानी जो पेजेस एक्टिवली यूज किए जा रहे हैं उनको हम बोल देते हैं वर्किंग सेट। ठीक है, अब जो हमारा पेज फॉल्ट है वो वर्किंग सेट से ज्यादा हो जाए तब हमारा थ्रेशिंग आ जाता है। ठीक है, इफ द वर्किंग सेट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड, मतलब जो फ्रेम्स जो है वो एलोकेट करा दी चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्किंग सेट है वो हमें ज्यादा है। ठीक है, द प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली जनरेट फॉल्ट्स, मतलब कि जो हमारा वर्किंग सेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रेम्स जो एलोकेट किए गए हैं वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, पेज के लिए फ्रेम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए रिपीटेडली जो है पेज फॉल्ट आने लग जाएंगे। तो ये जो जनरेट मतलब पेज फॉल्ट है वो जो कंसिस्टेंटली मतलब बार बार जो है पेज फॉल्ट आए जा रहे हैं, तो उसके लिए थ्रेशिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब ये हमें दिखेगा कब, जब हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाए तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ शायद थ्रेशिंग की प्रॉब्लम है। हाई पेजिंग एक्टिविटी मतलब ये जो हमारा स्वैपिंग वाला काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब हमारा स्वैपिंग वाला काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जो पेजिंग वाला काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं थ्रेशिंग वाली प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज सिस्टम थ्रूपुट, जो सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो चुका है। थ्रूपुट मतलब कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में अगर हमारे प्रोसेस जो है वो कम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो थ्रूपुट है वो कम हो गया है, यानी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गई है। इसमें दिक्कत किसकी है, थ्रेशिंग की। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं इसके। ओके, तो थ्रेशिंग का डायग्राम देख लेते हैं कि मतलब कैसे थ्रेशिंग होती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री, जो हमारे वर्किंग सेट है मतलब जो एक्टिवली पेजेस जो है वो हमें चाहिए वो ज़्यादा है। ठीक है, अब फ्रेम्स जो है वो फ्यू है मतलब कम है। ठीक है, इसके वजह से जो है पेज फॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेम मिले नहीं, वर्किंग सेट के लिए रिक्वायर्ड फ्रेम्स मिले नहीं, इसलिए पेज फॉल्ट आ गया। पेज फॉल्ट आने की वजह से जो ओएस है वो हमारा लगातार क्या करेगा, अपना रिप्लेसमेंट वाला काम करने लग जाएगा, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट। तो जब ये लगातार ये वाला काम होने लग जाएगा तब क्या होगा कि जो हमारी क्यू है, क्यू जनरेट हो जाएगी ना, कि मतलब जो हमारा पेज फॉल्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो एक हमारे क्यू जनरेट हो जाएगी कि लाइन में लग गए हमारे पेज फॉल्ट्स। ठीक है, पहले इसको सर्विस करो, पहले फॉल्ट को, फिर दूसरे वाले फॉल्ट को सर्विस करो, फिर तीसरे वाले, इतनी बड़ी हमारी जो है वो लाइन लग गई। ठीक है, अब जो सीपीयू है वो वेट करने लग जाएगा कि भाई जब पेज फॉल्ट सर्विस करेगा ओएस तब जाके मुझे फ्रेम मिलेगा, तब जाके मेरा एग्जीक्यूशन होगा। तो जो है हमारा सीपीयू वेट करने लगा। अब जैसे ही सीपीयू वेट करने लग गया वैसे ही लो यूटिलाइजेशन हो गया, मतलब सीपीयू जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा। सीपीयू हमें हमेशा बिजी होना चाहिए, सीपीयू हमारा हमेशा बिजी होना चाहिए। जैसे ही वो अनबिजी हुआ, वेट करने में चला गया, तो वो हो गया लो यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से लो यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो ओएस है वो मल्टी प्रोग्रामिंग फिर से इंक्रीज करेगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग फिर बढ़ाओ, मतलब कि प्रोसेसेस जो है उसको देते जाओ, लेकिन वहाँ से फॉल्ट्स जो है वो आते जाएंगे। तो ये एक पूरी साइकिल बन गई और इस साइकिल को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, तो थ्रेशिंग के बाद इसके बाद हमारा लास्ट एक टॉपिक बनता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये एक प्रिंसिपल है जो स्टेट करता है कि द कंप्यूटर प्रोग्राम्स टेंड टू एक्सेस द same set of memory locations repeatedly over a short period of time. This behavior is crucial for the effectiveness of caching and virtual memory systems. यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी का काम है क्या, और जो हमारा कैशिंग का काम है, कि कैशिंग क्या होता है कि जो हमारे बार बार जो पेजेस यूज किए जाते हैं वो पेज टेबल से उतरी इन्फॉर्मेशन हमारी कैश मेमोरी में रख दी जाती है, वो कैशिंग वाला काम हो गया। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी यानी कि जो एक्सटेंशन ऑफ रैम कर देते हैं वो वाला काम हो गया। तो इन दोनों के लिए इफेक्टिवनेस के लिए इन दोनों ये जो है इफेक्टिवली अप्लाई किए जा सके, तो इसमें हमारा काम आ जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें ऐसे पता किया जाता है कि कौन सा जो मेमोरी लोकेशन है वो बार जो है एग्जीक्यूशन में लाया जा रहा है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प करती है कैशिंग और वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल। ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये हमारा फाइनल जो है यूनिट 4 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल यही है जो हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स थे। ठीक है, वो भी हमने एग्जाम्पल वाइज देख लिए हैं
बट स्टिल अगर जो है टाइम बचेगा तो हम इसका जो कॉपी पे है ना वो एग्जाम्पल इसका अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हेयर अवर यूनिट 4 ends. Now we will be doing unit 5 in the next video.